हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चर। अगर आपको क्लास 10 हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो देखकर आप काफी ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो। देखो, मैंने आपके लिए कई सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ देखो, महत्वपूर्ण लेखक तथा उनकी रचना भी है, महत्वपूर्ण गद्यांश भी है, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हो, महत्वपूर्ण पद्यांश भी है, महत्वपूर्ण उपसर्ग भी है, एंड आपको मैं दिखा दूं, यहाँ देखो महत्वपूर्ण प्रत्यय भी है, महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो आई होप कि आपको बहुत ज्यादा नंबर बोर्ड एग्जाम द्वारा गेन होगा। तो चलो फिर देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों के लिए ऐसा ही बहुत ही धमाकेदार तैयारी कराई जा रही है सभी सब्जेक्ट का, क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का आप हमारे चैनल पर अच्छे से तैयारी कर सकते हो क्लास 10th का। और आप लोगों को बहुत सारे मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो आप लोगों के लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है उसे जरूर पढ़ो अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ देखो, क्लास 10 हिंदी अब की बार 90 बार अगर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूं, उसे आप देखोगे तो 90 नहीं, आप 92-95% भी हिंदी में ला सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़कर लाए भी हैं। तो आज मैं आपको एक एक क्वेश्चंस कराने वाला हूं। देखो, पहला क्वेश्चन आप देखो यहां क्या लिखा हुआ है। मैं आपको देखो कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। यहां पहला क्वेश्चन आप देखो क्या लिखा हुआ है, किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम लिखिए। मैं आपको किसी एक एकांकीकार लेखक तथा उनका एक एकांकी भी बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां इसका उत्तर आप समझ लो। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हर एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ही है। तो यहां आपको मैं बता दूं, यहां रहेगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। आपको पता होगा क्योंकि अगर आप लोग हिंदी इसकी थोड़ी सी भी तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिनका एकांकी है दीपदान, और ये बहुत ज्यादा फेमस एकांकी है। कौन सा? जो ये दीपदान है, बहुत ज्यादा फेमस एकांकी है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकीकार हैं और इनकी जो फेमस एकांकी है वो है दीपदान। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम आपको बताना है। किसी एक संस्मरण लेखक का नाम। तो देखो, मैं आपको दो संस्मरण लेखक का नाम बता देता हूं, क्योंकि अगर आपको एक ना याद हो तो दूसरा याद होना चाहिए, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आओ हम लोग एक एक को देख लेते हैं। तो इसका पहला आप लोग लिखिए, बनारसी दास चतुर्वेदी। क्या है? मैं आपको बता दूं, सारा क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। बनारसी दास चतुर्वेदी, यानी कि बनारसी दास चतुर्वेदी आपका पहला होगा, ठीक है। पहला आपको पता चल गया, बनारसी दास चतुर्वेदी। अगर आप दूसरा जानना चाहते हो तो आपको पता होगा, इनका दूसरा भी आपको पता होगा। इनका दूसरा आप याद कर लो, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, तो जरूर याद कर लेना। अगर याद ना हो तो नोट बना लो, सुबह उठकर याद करो। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। भाई, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विधा बहुत बार पूछा गया है। मैं तो विधा देखा तो यार बहुत बार ये कलम का सिपाही पूछा गया है, किस विधा की रचना है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो कलम का सिपाही है वो उत्तर इसका होगा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा, यानी कि जो कलम का सिपाही है वो उपन्यास विधा की रचना है। हमेशा याद रखना, और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। अगला हम लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम लिखिए। किसी एक प्रसिद्ध जो उपन्यास लेखक हैं उनका नाम, जो उपन्यासकार हैं उनका नाम लिखना है। तो मैं आपको दो उपन्यासकार का नाम बताता हूं। नंबर फर्स्ट आप याद रखना, प्रेमचंद्र तो आपके उपन्यासकार हैं ही, आपको पता होगा, इनका उपन्यास बहुत सारे फेमस उपन्यास हैं। और दूसरा आप लोग याद रखना, जो आचार्य चतुरसेन शास्त्री। कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो ये भी अगर आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एक याद करना है तो इनका याद रखना,
प्रेमचंद्र। ठीक है, तो यहां से आपको चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की 2 प्रसिद्ध नाटक का नाम लिखिए। जो जयशंकर प्रसाद की 2 प्रसिद्ध नाटक है उसका नाम बताना है। तो जयशंकर प्रसाद का मैं 1 नाटक, 2 नाटक, दोनों नाटक। पहला नाटक है चंद्रगुप्त। क्या है? चंद्रगुप्त। ओके। और दूसरा नाटक है स्कंदगुप्त। दोनों काफी फेमस नाटक हैं और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इनकी बहुत अच्छी रचना है और नाटक है, तो इसे आप याद रखना, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक। ठीक है, तो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त आप याद रखना। यहाँ 6वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपसे कभी कभी रचना में भी पूछ लेता है। तो यहाँ क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। सबसे पहले मैं आपको विधा बता देता हूं और आपको नाम बता दूंगा, आप याद रखना। इसका उत्तर होगा आत्मकथा विधा। कौन सी विधा? आत्मकथा विधा। और अगर इसकी लेखक की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन, याद रखना। ठीक है, तो यहां से आपको ये 6 क्वेश्चन आपको याद रखना है इस टाइप का। अब आपसे बहुत ज्यादा विशेषताएं पूछी जाती हैं जो 2-2 मार्क की आती हैं। 2 विशेषता आपको बताना रहता है और 2-2 मार्क आपको मिल जाता है। तो विशेषताएं आप कैसे बताओगे, मैं आपको एक एक का विशेषता अच्छे से समझाने वाला हूं। लाइक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे, तो ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। पहला क्वेश्चन, रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या फिर विशेषताओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यह देखो आपसे 2 प्रकार से, एक तो प्रवृत्तियां पूछा जा सकता है और एक विशेषता। इसी का 2 नाम है। देखो दोनों एक ही है, चाहे विशेषता कहा जाए और चाहे प्रवृत्तियां कहा जाए। तो कोई भी अगर पूछे रीति काल की 2 प्रवृत्तियां बताइए तो भी यही बताना है, और अगर 2 विशेषता पूछे तो भी यही बताना है। और मैं आपको 3 विशेषता बता रहा हूं कि अगर एक ना याद हो तो आप लिख सकते हो जो याद है। ठीक है, तो पहला आप याद रखना कि रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना इनकी पहली विशेषता है। रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना रीति काल की प्रमुख विशेषता है। दूसरा आप याद रखना कि श्रृंगार रस की प्रधानता। क्या है? श्रृंगार रस की प्रधानता। इसमें बहुत ज्यादा श्रृंगार रस की प्रधानता की गई क्योंकि बिहारी लाल जी इस युग के लेखक हैं और बिहारी लाल जी बहुत ज्यादा श्रृंगार रस जो श्रृंगार रस है उसके प्रति थे। यहाँ देखो दोहा सवैया या छंद की प्रचुरता। देखो दोहा सवैया या छंद भी बहुत ज्यादा लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ आपको ये 3 विशेषताएं याद रखना है और तीनों आपके सामने लिखा हुआ है। आपको फर्स्ट याद रखना है रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, दूसरा श्रृंगार रस की प्रधानता, तीसरा याद रखना है दोहा सवैया कवित्व छंदों की प्रचुरता। तो ये था हमारा 7वां नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको 6 और 7 यानी कि आपको आई होप कि 7 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको दोबारा उसका प्रोवाइड कर दूंगा। 8वां नंबर क्वेश्चन ये भी 2 मार्क का आता है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषता बताइए। जो छायावादी युग है उसकी 2 प्रमुख विशेषता बताना है। देखो 3 युग आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लेखक भी पूछा जाता है। आपको नंबर फर्स्ट आपको पता चला रीतिकाल युग, जो रीतिकाल है, और सेकंड नंबर आपको है छायावादी। ठीक है, छायावादी युग। इन तीनों के बारे में डिटेल में आप याद रखना। नंबर 3 है प्रगतवादी युग, जो अभी आपको बताऊंगा, प्रगतवादी युग। तो ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 3 की विशेषता भी पूछा जाता है, इनके लेखक कभी, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको इनकी 2 विशेषताएं मैं आपको बता दूं। देखो प्रेम सौंदर्य का चित्रण, और 2 से ज्यादा कभी आएगा नहीं क्योंकि ये 2 मार्क का ही आता है, 2 से ज्यादा आएगा नहीं। तो 2 याद रखना, 3 याद कर लेते हो तो भी अच्छी बात है, हमेशा याद भी रहेगा। अब दूसरा आप देख लो प्राकृत का मानवीयकरण। प्राकृत का मानवीकरण, तो यहां से आपको 2 याद रखना है छायावाद युग की विशेषता। नंबर फर्स्ट है प्रेम सौंदर्य का चित्रण और नंबर सेकंड है प्राकृत का मानवीकरण। तो यहां से आपको पता चला छायावादी युग की विशेषता और रीतिकाल युग की विशेषता। और मैंने बताया है विशेषता की जगह प्रवृत्तियां भी पूछ सकता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे प्रवृत्तियां पूछे चाहे विशेषता पूछे, सब एक ही है। अब देख लो प्रगतवादी युग की विशेषता। प्रगतवादी युग की 2 विशेषताएं मैं आपको बता दूं और इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, देखो इनकी 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। नंबर फर्स्ट आप याद रखना साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित। ये इनकी विशेषताएं, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित। यहाँ आप ऊपर हेडिंग डाल लेना कि प्रगतवादी युग की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। तो पहला है साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित।
देखो पहला आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित, और दूसरा है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण, यानी कि मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी बार जो मैंने मॉडल पेपर बताया था, मॉडल पेपर दिया था हिंदी का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए, तो याद रखना जरूर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ, छायावाद युग की एक कवि तथा उनकी रचना का नाम बताओ। तो छायावाद युग की मैं 2 कवि तथा उनकी रचना का नाम लेकर आया हूं, तो दोनों को समझेंगे। नंबर फर्स्ट आप याद रखना, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद युग का प्रावर्तक माना जाता है, प्रावर्तक मतलब जनक, ठीक है। तो यहाँ आपका इनकी जो प्रमुख महत्वपूर्ण रचना है कामायनी और आंसू, ठीक है, कामायनी और आंसू, ठीक है, कामायनी और आंसू इनकी फेमस रचना है, और याद रखना क्योंकि ये रचना अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। अगला है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा भी छायावाद युग के कवि हैं, और ये लिखा हुआ है यामा और दीपशिखा। इनकी 2 रचना मैंने लिख दिया है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी और आंसू। अगर एक ही लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अब मैंने 2 लिख दिया है, 2 में से अगर आपको एक ही याद रहेगा तो भी आपको फुल मार्क दिया जाएगा, और 2 लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का है यामा और दीपशिखा। अगला देखो, रीति काल की 2 प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का नाम। तो रीति काल के 2 प्रमुख कवि हैं, नंबर फर्स्ट भूषण, नंबर दूसरा बिहारी। और भूषण जी की जो रचना है वो है शिवा बामनी, क्या है, शिवा बामनी, ठीक है। और बिहारी जी की है बिहारी सतसई, क्या है, बिहारी सतसई। तो यहां से आप दोनों याद रखना। नंबर फर्स्ट भूषण, भूषण जी की रचना है शिवा बामनी, और इनकी रचना है बिहारी की है बिहारी सतसई। तो यहां से आपको 11 क्वेश्चन तो तैयार ही कर लेना है, इसके बाहर आप तैयार करो या ना करो, लेकिन इतना आपको तैयार कर लेना है। इसमें से आपका 100% बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब यहां से एक चीज और लाया हूं, वो भी तैयार कर लेना, लेकिन ये सारे नोट कर लो। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो तो सबसे गलत काम कर रहे हो आप लोग। जो मैं पढ़ा रहा हूं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका यार नोट्स बनाओ अच्छे से, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले उस नोट्स से, तो वो नोट्स बना लो। अब देखो हमारा अगला है महत्वपूर्ण लेखक तथा उनकी रचना का नाम। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, जो BIMP है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं को बताने वाले हैं, ठीक है। तो वो आप लोग जितना चीजें इसमें बताई जाएंगी उतना आपको नोट कर लेना है, आप लोगों को नोट जरूर बनाना है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक को समझते हैं। पहला है लेखक। लेखक से हम नहीं समझेंगे, लेखक से नहीं, रचना से समझेंगे। रचना है सेवा सदन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सेवा सदन। और सेवा सदन के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। सेवा सदन के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। अगर आपसे पूछा जाए सेवा सदन रचना के लेखक कौन है, तो आपको बताना है प्रेमचंद्र। और अगर आपसे विधा पूछा जाए तो उपन्यास विधा आपको बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेवा सदन के लेखक हैं प्रेमचंद्र, और वो विधा उपन्यास विधा पर है। अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा। अगली रचना क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा। और बाण भट्ट की आत्मकथा जो आपका लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपकी रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये भी उपन्यास विधा पर ही आधारित है, इसकी विधा भी उपन्यास विधा ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि उपन्यासकार लेखक का नाम, तो आप लोगों को मैंने बताया है प्रेमचंद्र और एक बताया है, ठीक है। यहाँ तीसरा देखो महादेवी वर्मा, लेकिन इनकी रचना है अतिथि के चलचित्र। अतिथि के चलचित्र इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अतिथि का चलचित्र याद रखना। ये संस्मरण और रेखा चित्र दोनों विधा पर है, एक होता है संस्मरण, एक होता है रेखा चित्र, रेखा एंड चित्र। तो यहाँ आपको ये रचना है अतिथि के चलचित्र, इसके लेखक है महादेवी वर्मा, एंड ये जो आपका विधा है वो है संस्मरण और रेखा चित्र। अगली रचना है तीर्थ सलिल। तीर्थ सलिल के लेखक कौन है, सत्येंद्र नाथ दत्ता। सत्येंद्र नाथ दत्ता, ठीक है, तीर्थ सलिल। और तीर्थ सलिल के लेखक हैं सत्येंद्र नाथ दत्ता, और ये है विधा है अनुदित काव्य, अनुद्वितीय काव्य, ठीक है। अगला है चिंतामणि। चिंतामणि के रचनाकार कौन है, या चिंतामणि रचना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ओके। एंड इसके जो रचनाकार हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर विधा की बात की जाए तो ये भैया निबंध विधा पर आधारित है, ये निबंध विधा पर आधारित है, चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित है। और चिंतामणि के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ओके। अब यहां देखो एक घूट जो है
वो एक रचना है और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। एक घूट के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और ये जो नाटक विधा पर आधारित है। कौन? एक घूट। तो जयशंकर प्रसाद जी का एक घूट भी एक नाटक ही है। ओके, अगला है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये विधा है निबंध विधा पर। निबंध विधा पर, ठीक है। विधाएं भी याद रखना, विधा भी कभी केवल विधा ही पूछ लेता है कि शिक्षा और संस्कृति किस विधा पर आधारित है, तो आपको बताना है निबंध विधा पर। अगला देखो, खून के छींटे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए और ये भगवत शरण उपाध्याय इसके लेखक हैं। भगवत शरण उपाध्याय जी का ये रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए और ये भी निबंध विधा पर ही आधारित है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना। 8 हो चुके हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है किन्नर देश में। किन्नर देश में इसके लेखक हैं राहुल संस्कृति आनंद और ये जो है यात्रा वृत्त विधा पर आधारित है। किस विधा पर है? यात्रा वृत्त विधा पर। तो यहाँ आपको 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विधा भी है और इसके लेखक भी हैं। आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। और ये जो है जीवनी विधा पर है। जीवनी विधा पर। तो यहां मैंने आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। जो इंपॉर्टेंट लेखक तथा उनकी रचनाओं का नाम था उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। और अगर आप लोग नोट करना चाहते हो, नोट बनाना चाहते हो तो बना लो। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन उधर करा दिए, फिर ये भी मैंने आपको करा दिया। तो यहां से आप नोट्स भी बना लो और अगर आप लोग याद कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो जो महत्वपूर्ण लेखक तथा उनकी रचना का है। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश। ये सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में है उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है जो इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है, क्योंकि ये लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है और आएगा भी, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, बुक से भी देखा है, गाइड से भी देखा है, ठीक है। तो फिर आओ हम लोग इसको भी सीख ही लेते हैं। कुछ है नहीं, अगर आप ध्यान से जानना चाहोगे, ध्यान से पढ़ना चाहोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहां सबसे पहले आप इसे पढ़ो और अंडरलाइन जो है यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना है, ठीक है, और संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है। तो सबसे पहले आप इसे ध्यान से पढ़ो। अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे ना तो इसका व्याख्या आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा और फिर आपको वो जो क्वेश्चन देगा ना उसका भी कुछ ना कुछ आपको आंसर पता चल जाएगा। लाइक अभी आप ध्यान से पढ़ लो एक बार, फिर मैं आपको दिखाता हूं। देखो लिखा है कुसंग, जो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। किसका ज्वर? कुसंग का। और यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि भी क्षय कर देता है। नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि ये बुद्धि का भी नाश करता है, बुद्धि का क्षय करता है। और किसी युवा पुरुष की संगत बुरी होगी तो अगर कोई युवा पुरुष है जो अपनी यूथ अवस्था में है और अगर उसकी संगत बुरी होगी तो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी। लाइक अगर वो कुसंग ज्वर बहुत भयानक है, अगर उसका वो साथ करेगा तो उसका जो वो एक चक्की के समान बन जाता है, ना उसे चलने देता है, वहीं स्थिर रह जाता है। अगर उसकी अर्निंग एक दिन में 100 रुपए है तो 100 रुपए ही रह जाती है, चक्की के समान वहां स्थिर रह जाता है। और हाँ, बाद में गिर भी जाता है, क्योंकि अगर वो कोशिश करेगा तो गिर जाएगा लेकिन आगे नहीं जाएगा, ठीक है। और यहां देखो, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, यानी कि उन्नत नहीं करने देगी, उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी यानी कि उनकी दोस्ती अच्छी होगी, अच्छे लोगों का साथ करेंगे तो सहारा देने वाली बाहु के समान। बाहु का मतलब क्या होता है? बाहु का मतलब होता है सहारा, यानी कि सहारा देने वाले बाहु। बाहु का मतलब आप समझ लो निरंतर, मतलब पथ पर निरंतर आगे बढ़ना, ठीक है, होगी, यानी कि बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती है। बाहु का मतलब होता है सहारा। तो यहां आपको 3 क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। नंबर फर्स्ट, आपको प्रस्तुत जो अवतरण है या गद्यांश है उसके पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। अब आप बताओ ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, आप लोग जल्दी से बताओ। और यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। देखो यहां से, जो किसी युवा पुरुष की संगत बुरी होगी तो वह उसके पैर में बंधी चक्की के समान होगी। यहां से लेकर आपको यहां तक व्याख्या करना है जितना अंडरलाइन है। और कुसंग का क्या प्रभाव होता है? कुसंग जो है, कुसंग का क्या प्रभाव होता है? तो यहां आपको मैं इन तीनों का क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। सबसे पहले आप संदर्भ लिखना सीख लो। संदर्भ में आपको लिखकर समझा देता हूं, फिर आपको व्याख्या भी समझाऊंगा और इसका एक जो आपका प्रश्न उत्तर है उसे भी समझाऊंगा।
तो सबसे पहले आप लिखो प्रस्तुत, जो आपका प्रस्तुत गद्य अवतरण, यानी कि जो आपका प्रस्तुत गद्य अवतरण है, ठीक है। तो यहां आप ध्यान से लिखना, थोड़ी सी भी अगर आप मिस्टेक कर दोगे इसमें, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो संदर्भ है, संदर्भ में आपको काट पीट गलत नहीं लिखना है, क्योंकि मेन जो फोकस होता है एग्जामिनर का वो आपके संदर्भ का होता है कि संदर्भ कैसा बच्चे ने लिखा है। और अगर आप उस चीज को गलत कर दोगे ना तो आपका कभी भी नंबर ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। गद्य अवतरण, ओके। अब देखो ये जो प्रस्तुत गद्य अवतरण, अब आपको ब्लैक पेन उठाना है जैसा कि मैंने लिया, और यहां आपको आचार्य, देखो आप कई प्रकार से लिख सकते हो, बहुत सारे टीचर दूसरे प्रकार से बताते हैं, लेकिन अब भाई जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसे भी लिख देना, ठीक है। इस चैप्टर को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भैया लेखक हैं, इसीलिए मैंने इसे ब्लैक से लिखा है, शुक्ल, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, ये देखो यहां मैंने पहले लिख दिया द्वारा लिखित, तो यहां आपको पता चल गया किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक लिखने के बाद आपका कौन सा पाठ्य पुस्तक है, हिंदी है ना, तो हिंदी आप लिख दो। फिर हिंदी के गद्य खंड, आप यहां देखो गद्य खंड, देखो ये हिंदी का भाग है तो इसलिए आप ब्लू से भी लिख सकते हो, गद्य खंड में संकलित, यानी कि गद्य खंड में क्या है, संकलित है। किस चैप्टर में है, मित्रता, किसमें है, मित्रता, तो यहां आपको चैप्टर का नाम लिखना है मित्रता। मित्रता मैंने लिख दिया, नामक निबंध से संबंधित है, नामक ये आपका एक निबंध है, ठीक है, निबंध से अवतरित है। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपको फुल मार्क एग्जामिनर देगा। सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने इसमें बताया क्या कि आपका जो लेखक का नाम है उसे ब्लैक से करना है, जो आपका ये है इसे ब्लैक से, लेखक और ये पाठ का नाम, और ये हिंदी मैंने ब्लैक से कर दिया, हो सके तो इसे भी ब्लैक से कर देना। तो ये सारी चीजें एक बेसिक चीजें होती हैं जो आपको सभी नहीं बताएंगे, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से बता दिया हूं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, कहां से, यहां, किसी युवा पुरुष की संगत बुरी होगी तो वह उसके पैर में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठती जाएगी। तो यहां भैया आओ हम लोग व्याख्या सीख लेते हैं। देखो व्याख्या में है कुछ नहीं, आपको थोड़ा उसे अपनी भाषा में लिख देना है, लाइक तभी देखना। मानव जीवन, क्या लिखा है, मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मानव जीवन में जो युवा अवस्था है आपको पता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा अवस्था में ही आपकी मतलब नौकरियां भी लगती हैं। अगर आप छोटे से पढ़ते आए हो लेकिन आपकी युवा अवस्था में नौकरी भी लगेगी, शादी भी युवा अवस्था में होता है, ठीक है। एंड और सब जो चीजें होती है ना युवा अवस्था में, आपका बच्चा का, अगर आप बच्चे हो, छोटे हो, तो फिर आपको केवल खेलना है, खाना है, पढ़ना है। आप बूढ़े हो गए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। युवा अवस्था में जो आपको करना है करो, अगर आप अमीर बन सकते हो, ज्यादा अच्छी बिजनेस कर सकते हो तो वो कर सकते हो, सब कुछ। और यहां देखो कुसंगित, यानी कि जो कुसंग से प्रभावित हो चुका है, कुसंग हो चुका है, कुसंग वाले दोस्त का सहारा ले लिया है, किसी कुसंगित किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है। जैसे जो कुसंगति है, ठीक है, वो किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति मतलब उन्नति, उन्नत मतलब जैसे बढ़ावा, अपने मतलब परिवार में ज्यादा उन्नति होना, उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर। जैसे अगर आपके पैर में एक भारी पत्थर बांध दिया जाए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, वहीं रुक जाओगे, उससे आगे नहीं जा पाओगे, ज्यादा कोशिश करोगे तो गिर जाओगे। तो उसी तरह रोक लेती है जैसे पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर, और किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती है अगर वो कुसंग से प्रभावित हो चुका है, और प्रायः उसे गिरा देता है, और उसे जरूर एक ना एक दिन गिराएगा। और इस प्रकार कुसंगित में लिप्त मनुष्य का पतन हो जाता है। पतन मतलब नष्ट हो जाते हैं, उनका आगे कुल नहीं बढ़ पाता। और इसके विपरीत अगर अच्छी संगत वाले, अच्छी संगत जिसकी है, अच्छी संगत के लिए हम सुदृढ़ सहारा होती है। अगर हमारी अच्छी संगति है, संगत मतलब मित्रता, अगर आपकी बुरी संगति है तो ये सारी चीजें होंगी, आपके पैर में बंधे पत्थर के समान होगा। लेकिन आपकी संगत अगर अच्छी होगी तो आपको बहुत ज्यादा सहारा मिलेगा, बल्कि हमें गिरने नहीं देंगे, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे।
तो ये है व्याख्या। व्याख्या में आप जितना फेंक सकते हो उतना फेंक दो, जितने इससे रिलेटेड हैं अच्छे से लिखो तो फिर आपको फुल मार्क मिलेगा। मैंने देखो बहुत अच्छे से लिखा है। देखो आप छोटे में लिखो, लेकिन आप अगर अच्छी चीजें लिख दोगे, एग्जामिनर को इमोशनल कर देगा तो आपको फुल मार्क दे देगा। अब देखो तीसरी चीज क्या पूछा है, कुसंग का क्या प्रभाव है। जो कुसंग है उसका क्या प्रभाव है। तो अगर आपको बताया जाए कि कुसंग का क्या प्रभाव है तो आप लोग जान जाओगे ना। तो मैं आपको इसमें सबसे पहले दिखाता हूं। यहां देखो कुसंग का ज्वर जो है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक है। अब मैं यहां आपको दिखाता हूं इसका आंसर। देखो जो कुसंग का प्रभाव है बहुत भयानक है, मैंने यहीं से लिया है। ठीक है, फिर मैंने अपने खुद से बनाया कि एक मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। अगर वो बुरी संगति से रहेगा तो उसकी जो नैतिकता है और अच्छे आचरण जो अच्छे आचरण है उसे नष्ट कर देगा, और इसके साथ साथ उसकी बुद्धि भी क्षय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है, बल्कि उसकी बुद्धि भी क्षय हो जाती है। तो ये सारी चीजें यहां देखो, नीति और सद्बुद्धि भी नाश हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये सारी मैंने इसी से लिया है, लेकिन खुद से कुछ कुछ आपको अच्छे से करने के लिए बना दिया है। तो अगर आप थोड़ा सा अपना खुद माइंड लगाओगे तो फुल मार्क आप अचीव कर लोगे। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट गद्यांश, जो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बहुत इजी है। अब देखो अगला, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है, जो आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब कुछ लिखना है। इसका संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, व्याख्या भी लिखना है। तो अगर आप नहीं जानते हो तो अभी आप जान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत जानोगे, लिखना भी सीख जाओगे। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिखा क्या है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलूल मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत सुना फिर घटे वर समूल कहिलाए। अब आप इसे नहीं समझ पाओगे क्योंकि व्याख्या तो आपने पढ़ा नहीं। तो अगर पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आप समझ जाओगे। लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दो भैया, 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर अगर आप छोड़ दोगे तो कभी आप 90% नहीं अचीव कर पाओगे। तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो यार, क्योंकि अगर आपको अच्छे से पढ़ोगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा, और अगर आप टॉपर बनोगे तो आपका भी नाम होगा, आपके माता पिता का भी नाम होगा, और फिर आप लोग भी काफी अच्छे मतलब पोस्ट पर जा सकते हो। तो यार अच्छे से पढ़ो यार, पढ़ना है तो पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। यहां आप देखो लिखा हुआ है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलूल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुना फिर घटे वर समूल कहलाए। अब मैं आपको सब कुछ बताता हूं। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। अब आपको क्या पता है ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपको पता है तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन चलो फिर हम लोग देख लेते हैं। देखो यहां आपको लिखना है प्रस्तुत पद, यहां के लेखक बिहारी लाल जी हैं, ठीक है। तो यहां आपको संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत दोहा, ये आपका एक दोहा है, प्रस्तुत दोहा कविवर। अब यहां मैं लिखता हूं ब्लैक से क्योंकि बिहारी लाल जी इसके रचनाकार हैं। विहारी, कविवर विहारी द्वारा, कविवर बिहारी द्वारा रचित। और ये जो है ना, इनका बिहारी सतसई से लिया गया है। किससे लिया गया है, बिहारी सतसई, बिहारी, इनकी ये भी एक रचना है बिहारी सतसई, जो कि अभी मैंने आगे बताया है। बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब ये कौन सा पुस्तक है, हिंदी, ठीक है। बहुत अच्छे से बता रहा हूं, अगर ऐसा लिखोगे तो बहुत अच्छा मार्क मिलेगा भी। हिंदी के काव्य खंड, ये कोई दिक्कत नहीं, इसे आप ब्लैक से ही लिखो, नहीं ब्लू से। काव्य खंड, वो गद्य खंड था, ये काव्य खंड है, में संकलित, में संकलित। अब इस चैप्टर का क्या नाम है, भक्ति। क्या है, भक्ति, ठीक है, भक्ति शीर्षक से उद्गृत है, शीर्षक से उद्गृत है या फिर अवतरित है, कुछ भी लिख सकते हो, चलो हम उद्गृत ही लिख देते हैं, उद्गृत है। तो यहां से आपको सबसे पहले समझ में आया भैया संदर्भ। संदर्भ में कुछ नहीं है, इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि आपको ये प्रसंग लिखना है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। तो यहाँ आपको संदर्भ में कुछ नहीं है, आपको भैया पाठ का नाम और लेखक का नाम, ये सारी चीजें आनी चाहिए। और आपको जो अच्छे से याद है तो आप बढ़िया से लिखो यार, सब कुछ आपको मिलेगा, नंबर भी मिलेगा, सब कुछ। प्रसंग देखो,
प्रसंग में बहुत छोटी सी चीज बताई गई है। प्रसंग में आपको इस पूरे का जो आपका है उसका व्याख्या का उसका छोटा सा निचोड़ लिख दो। लाइक प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया है। अगर धन बढ़ जाएगा तो मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही कवि ने कहा है। अब हमें इसका भैया व्याख्या करना है, पढ़ लो एक बार, फिर हम लोग व्याख्या करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, ठीक है। यहां लिखा हुआ है कवि कहते हैं, कवि कौन है, बिहारी लाल जी। कहते क्या है अभी आप समझ जाओगे। कहते हैं कि धन, जो धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। जो धन रूपी मन है, यानी कि यहां धन की तुलना नहीं, धन रूपी जल है, जल, धन की तुलना जल से की गई है और मन की तुलना कमल से। यानी कि जो धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। किंतु आपको क्या लिखना है, किंतु जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता है, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। जैसे जब बहुत ज्यादा पानी आ जाए, पानी मतलब बरसने लगे, तो उसमें कमल जो खिलते हैं वो मतलब अगर पानी ज्यादा होता चला जाता है बाढ़ की तरह, तो उसके जो समूल है, समूल मतलब उसके जो डंठल है, डंठल वो भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब पानी कम होता जाता है तो उसका डंठल नहीं कम होता। जब बहुत ज्यादा पानी कम हो जाता है तो वो वहीं से टूट जाता है। टूटने का अर्थ है यहां कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा धन हो गया, लाइक आप पहले गरीब थे फिर आपके पास बहुत ज्यादा धन हो गया, तो आपका मन रूपी मन भी आपका बढ़ता चला जाएगा। आप खाते थे भैया दाल चावल, फिर आप खाना स्टार्ट कर दिए और अच्छी अच्छी चीजें, और आप 5 स्टार होटल में खाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन अगर आपका धन कम हो जाएगा तब भी आपका मन नहीं कम होगा। मन तो वही कहेगा यार चलो वही खाते हैं 5 स्टार होटल में, लेकिन आपके पास रुपए नहीं है तो आप कैसे खाओगे। तो वही कहा गया है कि बहुत अच्छी चीज कहा गया है। अगर आप अपने लाइफ से अगर आप अपने लाइफ से कंपैरिजन करते हो तो अच्छी बात है। देखो आप हमेशा सीमित खर्चा करो, ठीक है, आपके पास रहना चाहिए। यहां कहने का अर्थ कभी कहते हैं कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी यानी कि धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात जो धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर आप धन के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी इच्छा क्यों कहा गया बढ़ जाती है। अगर आप आज 10 रुपए खाते थे तो कल आपके पास रुपए ज्यादा हो गए तो आप 50 रुपए खाने लगोगे, 100 रुपए। लेकिन अचानक आपके पास रुपए कम हो जाए तो भी मन कहेगा यार अगर उतना ही मिलता तो अच्छा रहता, ठीक है। तो ऐसे में इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन घट जाने पर इच्छाएं नहीं घटती। मैंने कहा है कि धन घट जाने पर इच्छाएं नहीं घटती हैं। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता। सहने का अर्थ है कि सह नहीं पाता और दुख के मारे हुए समान हो जाता है, और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है। समझो वो मरे हुए के समान है। तो यहां से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या ऐसा लिखना है कि बोर्ड एग्जाम का एग्जामिनर को छू जाए, अंदर से कुछ लगे हाँ बच्चे ने पढ़ा है। क्योंकि अगर आप जैसा बताया गया ऐसा लिख दोगे तो हाँ एग्जामिनर को लगेगा अंदर से हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है यार, कुछ ना कुछ अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है। अगर ऐसा लिखोगे तो फुल मार्क आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा आप देखो, लिखते तो सभी हैं लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा अलग लिख देते हैं कि एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ में आए, और वो जब अलग लिखते हैं ना तो एग्जामिनर उसको फुल मार्क देता है। तो ध्यान से आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आपके पास समय है पढ़ने का, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। फिर हम लोग अब देखते हैं भैया अगला चीज। यहां देखो, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। यहां आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हम लोग उपसर्ग की बात करेंगे। उपसर्ग जितनी आज मैं आपको बता रहा हूं 3 नंबर पक्का हो ही जाएगा, इससे बाहर उपसर्ग आपके आएंगे नहीं। तो अगर आप इतना पढ़ लोगे तो उपसर्ग भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला अन्न का आप देखो, अन्न आपको आगे जोड़ना है और कोई अच्छा सा शब्द बनाना है, लाइक इज अनवर और अनअवसर। देखो ये क्या लिखा हुआ है, अनअवसर, ठीक है। और अगला देखो अनंत, अगला देखो अनंत, देखो अन आगे जोड़ा गया, इसमें भी अन आगे जोड़ा गया, तो आगे जोड़कर कोई शब्द बनाना है। अनुचित, अन आगे जोड़ा गया तो अनुचित, तो ऐसे आपको बनाना है। ये होता है उपसर्ग। दूसरा देखो अनु में आपको अनु में अनुकरण, अनुरूप, अनुभव, तो ये तीनों देखो बहुत अच्छे। अनु आगे जोड़ा गया, अनु, तो ये है आपका उपसर्ग। तो अनुकरण, अनुरूप, अनुभव, तो ये आप बना सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको आपके हैंड में, अगर आप थोड़ा माइंड ग्रो करोगे। जैसे अगला दे दिया गया, लाइक ये मैं थोड़ा सा छुपाता हूं, देखो ये लिखा है सू, तो आप बनाओ, देखो सू,
सू से आप क्या बना सकते हो? सोचो, लिखा है भाई, लिखा है, मैंने लिखा है, लेकिन आप सोचो आप क्या बना सकते हो। जैसे आपने 2 बताया, 3 बताया, फिर अभी मैं ऊपर वाला बताता हूं तीसरा। तो इससे आप बना सकते हो, देखो सुमार्ग, सुगम, सुभाषित, और ये देखो तीसरा अधि। अधि का अब होता है अधिकार, अधिपति, अधिनायक। तो ऐसे अगर आप बनाओगे तो फिर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। पांचवा देखो परि, परि का होगा परिजन, परिवार, परिधान, परिवार, परिजन, परिधान। देखो सबके आगे परि जुड़ा हुआ है, परि, परि, ठीक है। और अगला देखो आ, छोटा आ, छोटा आ से आप बहुत सारे लिख सकते हो, अविश्वास, अहिंसा, असुविधा, ठीक है। अब देखो सह, सह का होगा सहपाठी, सहचर, सहमति, लेकिन ये टॉप 7 है, इससे बाहर नहीं आएगा यार। 7 मैं बता दूं और वो समझ लो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। तो अन, अनु, अधि, सु, परि, आशा, इसे आप तैयार कर लो, ठीक है। और मैंने आपको 3-3 बता दिया, लिखना तो 1 या 2 है, लेकिन आपको 3-3 क्यों बताया गया? 3 याद रहेगा तो 1-2 तो आप सीख जाओगे। अगर आप समुद्र में तैर सकते हो तो भैया तालाब क्या चीज है, उसमें तो आप ऑटोमेटिक तैरना सीख जाओगे। तो ये है आपका ट्रिक। अगर आप सब कुछ तैयार कर लोगे तो फिर आपको 90% लाने से कौन रोक सकता है। यही वीडियो देखकर आपका बहुत सारी चीजें तैयार हो रहा है। महत्वपूर्ण प्रत्यय, महत्वपूर्ण प्रत्यय 2 मार्क का आता है। मैं आपको ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। आई, आई का होगा चतुराई, चौड़ाई, लंबाई। देखो लास्ट में सबके आई आ गया, क्योंकि ये लास्ट में जोड़ना है, पीछे आई, बड़ा, बड़ी, आई, ठीक है। और अगला देखो ता, खाली ता पे आग बना ता, सुंदरता, मधुरता, महानता, सुंदरता, मधुरता एंड महानता। अगला देखो आवट, आवट का होगा सजावट, लिखावट, थकावट। देखो लास्ट में आवट, आवट मैंने जोड़ दिया है, तो उपसर्ग आगे जोड़ा जाता है लेकिन प्रत्यय पीछे जोड़ा जाता है। देखो आइन, आइन का होगा सेठाइन, ललाइन एंड पंडिताइन। अच्छी है, याद रखना। पर्यायवाची अब हम लोग देख लेंगे भैया, 2 मार्क का आएगा, पर्यायवाची भी थोड़ा समझ लो। अब मैं आपको दिखा देता हूं पर्यायवाची। देखो आकाश, आकाश का होगा आसमान और गगन, याद रहेगा, आसमान और गगन आपकी भाषा में है। दूसरा कमल, कमल का होगा पंकज और जलज, ठीक है, पंकज और जलज। घर, घर का होगा भवन और गृह, भवन तो ऑटोमेटिक याद होगा, गृह भी याद होगा, गृह से गृह विज्ञान। जल, जल का होगा पानी और जीवन, पानी और जीवन। ये सारी चीजें देखो, पानी, जीवन, गृह, भवन, पंकज, जलज, आसमान, गगन, ये सब आप यूज करते होंगे अपने लाइफ में। और अगर आप नहीं यूज करते हो तो यूज करो, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो पर्यायवाची बहुत याद होगा। तालाब, तालाब का होगा सरोवर और जलाशय। बादल, बादल का होगा मेघ और जलद। हाथी, हाथी का होगा गज और दंती। यहां सूरज, सूरज का होगा भानु और प्रभाकर, या हाँ भास्कर भी लिख सकते हो। तो भैया आज का था ये हमारा हिंदी का महत्वपूर्ण वीडियो। देखो इसे लिखने बनाने में आप सोच सकते हो कितना समय लगा होगा, 5 से 6 घंटे, वो भी कम है यार, इतना तो मैंने लिखा है। तो 1 लाइक तो बनता है यार, 1 लाइक तो कर ही सकते हो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, मैं 1 लाइक नहीं सभी स्टूडेंट से लाइक मांग रहा हूं। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको पूरी विषयों की तैयारी क्लास 10th की कराई जा रही है फुल गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं और आएंगे भी। तो ये आप लोग सारे क्वेश्चन नोट कर लो भाई, नोट्स बना लो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। और अगर आप लोग इस सारे को नोट्स कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलेगा। तो चलो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।